हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी हमारा एग्जाम होने वाला है DSSB TGT नेचुरल साइंस का, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी में कुछ बहुत सारी न्यू यूनिट्स ऐड की है जो ग्रेजुएशन लेवल की है। ठीक है, उनमें से 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक है सेरिकल्चर, एक है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज और एक है बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम करंटली कर रहे हैं वो है अप्लाइड जोलॉजी की यूनिट, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए थे इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आता है हमारा हेलिकोकोवेरा आर्मीगेरा, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है कॉटन बॉलवॉर्म। तो मेरे अकॉर्डिंग है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डिटेल में इसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स आपको याद नहीं रह पाएगी, तो वो आपसे है ना कॉटन बॉलवॉर्म का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, ये मेनली किस प्लांट को अटैक करते हैं ये पूछ सकते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के क्या तरीके होते हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हेलिकोकोवेरा आर्मीगेरा जो होता है इसका कॉमन नेम होता है कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, तो हमें इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, इसका कंट्रोल पढ़ना है और इसका डैमेज पढ़ना है, यानी कि इसकी बायोलॉजी कैसी होती है, दिखता कैसा है, ये कौन कौन से प्लांट्स को मेनली डैमेज करता है, और उसके बाद इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स है। तो ये इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके जो एग्स होते हैं वो वाइट से येलो कलर के होते हैं, जब हैच करते हैं यानी कि उसमें से जब लार्वा बाहर निकल रहा होता है तो उस टाइम है ना वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। तो इनके जो यंग कैटरपिलर्स होते हैं, आपको पता है ना एग्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कैटरपिलर बुलाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम है ना हल्के से पेल ग्रीन कलर का होता है, उस टाइम यंग कैटरपिलर जो होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाद में क्या होता है इनके कलर अलग अलग चेंज होते हैं, यानी कि येलोइश भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, डार्क ब्राउन भी दिख सकता है, और इसके ऊपर है ना निशान होते हैं, मार्किंग्स दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो अडल्ट होते हैं वो बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि उसके जो फोर विंग्स है वो येलोइश टू ऑरेंज कलर के हो सकते हैं फीमेल्स में, और ग्रीनिश और ग्रे कलर के हो सकते हैं मेल्स में। यानी कि अगर मेल और फीमेल को आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला जाए तो वो सुंदर सुंदर जो कलर होता है, फीमेल को जैसे बहुत ही अट्रैक्टिव कलर पसंद होते हैं, तो येलोइश और ऑरेंज जो होते हैं वो फीमेल के होते हैं, और ग्रीनिश एंड ग्रे जो होते हैं वो मेल के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इनके ऊपर है ना आपको किडनी शेप की मार्किंग दिखाई देंगी जो इनको अलग बनाती है, स्लाइटली डिस्टिंक्ट करती है। किसकी बात हो रही है, ये कॉटन बॉलवॉर्म इंसेक्ट की बात हो रही है। अभी डैमेज कैसे करता है, तो इसका जो कैटरपिलर स्टेज होता है, वोरेशियस कैटरपिलर होता है, वो क्या करता है लीव्स खाता है, यानी कि जो कॉटन का प्लांट होगा हमारी उसकी लीव्स स्टेम उनको है ना उनके ऊपर फीड करना शुरू कर देता है, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या खाना पसंद करता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खाना पसंद करता है। यानी कि कॉटन का जो आपका प्लांट है उसके ऊपर जो बर्ड्स आ रखे होंगे, जो इनफ्लोरेसेंस आ रखी होगी, बेरीज, पॉड्स, कैप्सूल्स, उन सबको ज्यादा डैमेज करता है कौन, कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स में बोर कर देते हैं, यानी कि छेद करके वहां पे पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं बहुत सारे होल्स कर देते हैं, यानी कि उसमें अगर इन्होंने छेद किया, उसको खोद डाला इन्होंने, तो क्या होगा आपको बहुत सारे राउंड होल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कॉटन के प्लांट को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया है, कॉटन बॉलवॉर्म रखा गया है। उसके बाद ये क्या करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होता है, उनकी वजह से ना फ्रूट सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना ग्रोइंग टिप जो होती है वो डिस्टर्ब हो गई, तो आपके जो प्लांट की ग्रोथ है, मेच्योरिटी है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपके जो फ्रूट्स आने वाले थे कॉटन के प्लांट पे, जो फ्रूट्स आने वाले थे वो भी जल्दी ही गिर जाते हैं, ड्रॉपिंग हो जाती है, यानी कि फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाती है। तो कॉटन के अंदर क्या होता है, जैसे ही है ना वाला होता है ब्लूम आने वाला होता है, उससे पहले ही अटैक कर देते हैं और आपका जो कॉटन का प्लांट है वो फ्रूटलेस रह जाता है। ठीक है, और जो उनकी कॉटन बॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जो बची होती है वो भी नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है ना जो क्वालिटी आपको मिलेगी, कॉटन की जो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही खराब होगी, आपको बस वो धागा धागा रेशा रेशा मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा है हमारे कपड़ों पे है ना सर्दियों में जब हम उनको वॉश करते हैं तो उनके ऊपर ना रुआ आ जाता है, वो क्या होता है, वो लिंट होता है। इतनी खराब क्वालिटी का आपको कॉटन मिलेगा इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉटन बॉलवूम का इंसेक्ट है उसने हमारे पूरे प्लांट को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। उसके बाद होता है अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के तरीके हम अपना सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, केयरफुली आपको क्या करना है, इनके जो प्यूपे होते हैं, आपको पता है ना कैटरपिलर जो होता है वो प्यूपा स्टेज में भी जाता है। ठीक है, जो एग्स होता है उन सबको है ना आप सन में ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स भी हम करते हैं। आपको पता है ना कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए हम है ना एक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या है, बेसिलस थ्यूरेंजाइसिस। ठीक है, बीटी कॉटन हम जिसको कहते हैं। तो बीटी कॉटन हमने जो इंट्रोड्यूस किया था उसका मेन रीजन यही था कि पहले क्या होता था ना, जैसे आपने ना कपास की खेती की, तो ये जो कॉटन बॉलवॉर्म होता था ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता और सारी की सारी किसान को कोई फायदा तो हो नहीं पाता था, उसकी सारी की सारी जो खेती होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेके हम आए, जिसमें हमने क्या किया, बेसिलस थ्यूरेंजाइसिस नाम के इंसेक्ट को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब वो क्या करता है, जैसे ही इसको
कॉटन बॉलवॉर्म खाता है और वो क्या करता है, उसमें से पॉइजन्स रिलीज होता है, वो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है पायरिलिया पर्सूलिया, ठीक है। तो पायरिलिया पर्सूलिया की बायोलॉजी क्या होती है, ये है ना शुगर केन के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो आपको ना सबसे मेजर याद रखना है कि कौन सा इंसेक्ट किस प्लांट को हार्म करता है। जैसे हमारा जो कॉटन बॉलवॉर्म है वो कॉटन के प्लांट को हार्म करता है, वैसे है ना पायरिलिया पर्सूलिया क्या करता है, आपका जो शुगर केन यानी कि आपकी गन्ने की जो खेती होती है उसका बहुत ही सीरियस पेस्ट है ये। नॉर्दर्न इंडिया में आपको पता है, नॉर्दर्न इंडिया में गन्ना बहुत ज्यादा उगाया जाता है। उसके अलावा सिर्फ ये गन्ने को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी कभी ये क्या करता है, आपकी जो मेज की खेती है, मिलेट की खेती है, राइस, बार्ले, ओट, सोरगम, बाजरा, ये सारे के सारे जो ग्रास फैमिली के आपके जितने भी ग्रेन्स है, इन सबको भी ये अपना शिकार बना लेता है, ठीक है। तो इसके जो अडल्ट हॉपर्स होते हैं वो स्ट्रॉ से ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं, ठीक है। उनका है ना उनका जो आगे वाला पार्ट होता है, नोज माउथ वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, आराम से है ना किसी भी चीज को चीरने के लिए बना हुआ है, किसी भी चीज को आराम से चूस सकता है, चीर सकता है। इस चीज के लिए इनका माउथ इस तरीके से मॉडिफाइड है, ठीक है। अडल्ट जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव फ्लायर्स होते हैं, यानी कि आराम से उड़ सकते हैं, एक जगह से एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पे जाते हैं और वहां पे है ना नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसा कौन करता है, पायरिलिया पर्सूलिया करता है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉटन बॉलवॉर्म का जो कैटरपिलर होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कॉटन को, ठीक है। पायरिलिया पर्सूलिया जो होता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, मेनली शुगर केन को करता है। शुगर केन के अलावा भी बहुत सारे जो ग्रास फैमिली है हमारी, मेज, मिलेट, राइस, बार्ले, ओट जिसमें आते हैं, उन सबको भी वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसके जो एग्स होते हैं वो लाइट येलो कलर के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है, एग्स के बाद इनकी एक स्टेज आती है, उसको हम निम्फ कहते हैं। तो ये निम्फ जो होते हैं ये पहले तो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में है ना ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और इनके जो विंग्स होते हैं वो नहीं होते, विंगलेस होते हैं। ये जो निम्फ वाली स्टेज होती है इसमें इनके विंग्स नहीं होते, जब इनकी अडल्ट वाली स्टेज आएगी उसमें विंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैसे डैमेज करते हैं, इसमें है ना जो अडल्ट होता है और जो निम्फ होता है वो दोनों के दोनों ना सेल सेप को सक कर लेते हैं। आपको पता है जो हमारा शुगर केन है वो सक्यूलेंट प्लांट के अंदर आता है, ठीक है। जो उसकी लीव्स होती है उनको है ना ये अपने रोस्ट्रम के थ्रू उसका जो सैप है उसको चूस जाते हैं। तो आपको पता है हमारी जो लीव्स होती है, अगर आप उनको कभी भी देखो ना, सक्यूलेंट लीव को देखोगे तो आपको है ना थोड़ी ऐसी लगेगी जैसे उसके अंदर है ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड सा भरा हुआ है, ऐसा लगता है। तो उसको ही हम सेल सैप कहते हैं। उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको पूरा चूस जाते हैं। उसके बाद हमारी इसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट तो उसका चूस लिया, तो अब जो पत्तियां रह जाती हैं वो बहुत ही पेल येलो कलर की हो जाती है, पीली पड़ने लग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसको क्या बोलते हैं, हनी ड्यू कहते हैं, जिसकी वजह से है ना बहुत सारी हार्मफुल फंगी उसके पास आ जाती है, और वो क्या कर देती है, हमारे के पास है ना ब्लैक शूटिंग माउल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा हमारा शुगर केन जो है, अब अच्छे से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने है ना वहां पे एक स्वीट स्टिकी सा लिक्विड छोड़ दिया जिसको हनी ड्यू कहते हैं। उसके पास बहुत सारी फंजाई ग्रो कर गई। अब बहुत सारी फंजाई ग्रो कर गई तो वहां पे है ना लाइट पड़ने का, हमारी लीफ के ऊपर लाइट पड़ने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अब हमारे शुगर की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो दोनों खराब हो जाएगी। अब हमारा जो शुगर बनेगा यानी कि शुगर केन होगा वो पतला भी रह जाएगा, ठीक है, वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो क्वांटिटी तो खराब होगी। अगर आप उसकी शुगर की क्वालिटी भी देखोगे ना, शुगर केन से शुगर बनेगी उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये डैमेज करता है। और इसकी अडल्ट एंड निम्फ दोनों की दोनों स्टेट ऐसा करती है। वहां पे कौन था, कैटरपिलर था किसमें, कॉटन बॉलवॉर्म में। यहाँ पे कौन है, अडल्ट और निम्फ। उसके बाद अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो इसके एग मासेस होते हैं उनको हमें कलेक्ट करना चाहिए और जला देना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आप फिनाइल वाटर को स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप है ना मैलाथोइन, पैराथोइन, ये सारी के सारी है ना इंसेक्टिसाइड होते हैं, इन सबको अगर आप स्प्रे करोगे तो भी आप कंट्रोल पालोगे, ठीक है। उसके अलावा आप है ना 10% एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन भी डाल सकते हो अपने प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड इंसेक्ट जो हमें पढ़ना है वो है पेपिलियोडोमेल्कस, ठीक है। पेपिलियोडोमेल्कस की बायोलॉजी क्या है, ये मोस्टली किसको अटैक करता है, सिट्रस प्लांट, खट्टे जो फल होते हैं उनके जो पौधे होते हैं उनका सबसे बड़ा पेस्ट कौन है, पेपिलियोडोमेल्कस, ठीक है। तो इसकी जो अडल्ट होता है वो लार्ज बटरफ्लाई होती है, और इसके ऊपर है ना आपको बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक और येलो मार्किंग्स दिखाई देंगी, यानी कि है ना एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई की फॉर्म में होती है, और इसके ऊपर है ना ब्लैक और येलो कलर की मार्किंग्स होती है। ये भी बहुत एक्टिव फ्लायर्स है, यानी कि आराम से उड़ते रहते हैं और पूरे के पूरा जो प्लेन एरिया हो उसमें मिलते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो छोटे होते हैं, गोल होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं, और ये भी येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। और एक लीफ पे ना सारे के सारे आपस में ग्लू करके रखे जाते हैं। 3 से 6 दिन लगता है इन्हें, यानी कि अंडे में से नेक्स्ट स्टेज जो बाहर आएगी, लार्वा जो बाहर आएगा, कैटरपिलर जो बाहर आएगा, उसको कितने दिन लग जाएंगे, 3 से 6 दिन अंडे से बाहर आने में लग जाएंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, पेपिलियोडोमेल्कस की बात कर रहे हैं।
जो किसको अटैक करता है, सिट्रस प्लांट को अटैक करता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें जो लार्वा होते हैं, इसके जो लार्वा होते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे ऊपर से है ना पक्षी जैसे बीट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है, बर्ड ड्रॉपिंग के जैसा दिखता है। ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं और उसके ऊपर है ना छोटे छोटे व्हाइट पैचेस होता है। तो अगर आपने है ना कभी देखा होगा कबूतर ने बीट कर दी है, ठीक है, तो उसके जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि उनका जो एक्सक्रीटा होता है उसके जैसे दिखाई देते हैं ये। ठीक है, उसके बाद इनका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ग्रेइश मार्किंग होती है। उसके बाद है ना इसमें प्यूपा स्टेज आती है। अब इसमें प्यूपा, जिसको हम चेरिलिस भी बोलते हैं, वो ग्रीन से ब्राउन कलर का हो सकता है और मुड़ी हुई लीफ के जैसा दिखाई देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जो पत्ता है वो मुड़ा हुआ है, इस तरीके का दिखाई देता है इनका प्यूपा। ठीक है, और ये ना ब्रांच से अटैच रहता है बहुत दिन तक एक पतले से सिल्क थ्रेड से। ठीक है, अब प्यूपा का जो इसका पीरियड होता है वो कितना होता है, 8 से 15 दिन, 3 से 5 दिन इसको अंडे से बाहर निकलने के लिए लगे, और उसके बाद जो प्यूपा वाली स्टेज है उसमें कितने दिन रहता है, 8 से 15 दिन रहता है। उसके बाद अब ये कैसे डैमेज करता है, अब इसके जो लार्वा होता है वो वेरिशियस फीडर होते हैं, जो प्लांट की टेंडर टेंडर लीव्स है, सॉफ्ट सॉफ्ट न्यू न्यू लीव्स आ रही है, उन सबको खा जाते हैं ये। ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्जिन से है ना, पहले मार्जिन की खाएंगे, फिर धीरे धीरे खाते खाते लीव्स को अंदर की तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, तो वेन्स जो रहेगी ना वो इंटैक्ट रहेगी। कभी कभी आपने किसी पत्ते को देखा है, क्या होता है, उसकी जो साइड का सारा ग्रीन वाला पार्ट था वो तो कोई खा गया है, लेकिन उसकी जो सारी वेन्स थी वो सारी की सारी रह जाती है। तो वो इस तरीके का डैमेज कौन करता है, ये लोग करते हैं। ठीक है, यंगर प्लांट्स जो होते हैं वो इतनी ज्यादा डिफोलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं, क्योंकि देखो हमारी जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। अगर पहले ही प्रोसेस में कोई मेरी लीव को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगी। ठीक है, ऐसा ही उन प्लांट्स के साथ होता है। अब इसका आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप हाथ से इन लार्वों को उठा के हैंड पिकिंग से इनका डिस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, इससे हेल्प कर जाते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सोडियम फ्लोसिकेट का स्प्रे कर सकते हो, मेलेथोनिन स्प्रे कर सकते हो, एंडोसल्फान स्प्रे कर सकते हो। ये सब है ना इंसेक्टिसाइड्स के नाम है। ठीक है, लीड आर्सेनेट को डाल सकते हो, ये इस पेस्ट को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेलेथोनिन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स में से एक है। ठीक है, उसके बाद है ना हम क्या करते हैं, इसमें हम बैसिलस थ्यूरेंजाइसिस के स्पोर्स भी डाल देते हैं, जो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने का काम करता है ना, वो भी क्या करता है, यहाँ पे इनके कैटरपिलर्स को मारने का काम यहाँ पे भी करेगा। तो हम उसके जो स्पोर्स होते हैं उनको स्प्रे कर देते हैं और वो इन सारे कैटरपिलर्स को मार देगा। ऐसा हम कॉटन बॉलवर्म में मेन करते हैं, इसलिए उसका नाम बीटी कॉटन भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैलासोब्रूचस चाइनीसिस। ठीक है, इसकी बायोलॉजी क्या होती है, इसको मोस्टली हम, इसका कॉमन नेम क्या है, पल्स बीटल है। अब नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि पल्स का बीटल है, यानी कि दालों को बहुत नुकसान पहुंचाता होगा। ठीक है, तो जो हमारी दालें होती है, चाहे वो काउपी हो, चाहे वो सोयाबीन हो, ग्राम हो, पिजन प्री हो, कोई सी भी दाल हो, ठीक है, उन सारी दालों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है ये। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटियन होता है। कॉस्मोपॉलिटियन हम उस चीज को बोलते हैं जो हर जगह मिलती है, यानी कि वो है ना हर तरीके के एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगी। तो इसका जो अडल्ट बीटल होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है। फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है और किस कलर की होती है, ब्राउनिश होती है, यानी कि साइज क्या होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है और ब्राउन कलर की होती है, और उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, अडल्ट के अंदर है ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल अलग दिखाई देगा, फीमेल अलग दिखाई देगी। और मेल्स के अंदर क्या होता है, आपको ऐसी आंखें दिखाई देगी जो इंडेंटेड है। ठीक है, उसके अलावा इनका बहुत ही सुंदर एंटीना आपको दिखाई देगा, और फीमेल के पास ये सारे के सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल दो अलग बॉडी में पोजेस कर रहे हैं और उनके बीच में ना बहुत सारे मार्किंग्स है जिनसे आप उनको पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके एग्स कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के होते हैं, और ये गोल नहीं होते, ये इलेंगेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके ऊपर स्टक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, धीरे 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 ये पूरे के पूरे हमारी जो दाल होती है उसको खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो ग्रेन का इनर कंटेंट होता है, कभी कभी आपने देखा है हम ऐसे कहते हैं यार दाल में कीड़ा लग गया, तो दाल में कीड़ा लगने का मतलब क्या होगा, आपको बाहर से तो दाल का स्ट्रक्चर जो है वो सही दिख रहा होगा, लेकिन आप उसके अंदर का पार्ट देखोगे ना, वो पूरा का पूरा उसमें से है ना आटा सा झड़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो अंदर के पार्ट को पूरा का पूरा डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनर कंटेंट जो होता है ग्रेन का उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देता है। जब वो डेवलप हो रहा था उसी टाइम, मतलब हमारे घर पे आ रखा है उस टाइम नहीं, जब वो डेवलप हो रहा था उसी टाइम इन्होंने उसको डैमेज कर दिया। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 से 5 हफ्ते की होती है। ठीक है, और ये एक साल में है ना 6 से 7 ओवरलैपिंग जनरेशन दे सकता है। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 से 5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब ये डैमेज कैसे करता है, इसका जो लार्वा स्टेज है और अडल्ट है वो दोनों के दोनों ग्रेन्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, जो हमारा दाना होता है उसको डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रेन्स के अंदर है ना होल्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर है ना एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद जो उसका पूरा कर्नल अंदर वाला पार्ट होता है उस पूरे को खा जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रेन को ये डैमेज कर देते हैं।
ये भी आराम से एक्टिवली फ्लाई कर सकते हैं। इन्फेस्टेशन फील्ड में स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी क्या करते हैं पॉड के ऊपर ही अपने एग छोड़ देते हैं। जब आप बाद में उसे स्टोर करोगे तो आपकी वहां पे जो स्टोर दाल है वो भी खराब हो जाएगी और खेतों में तो आपकी जो सारी दाल है वो खराब ये कर ही देते हैं। ठीक है, बाद अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। आपको पता है ना, हम स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, फॉस्फाइन का स्प्रे कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि आपने है ना मक्का उगाया उसके साथ आपने काउपी उगाए। ठीक है, तो जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं ना तो एक तरीके से है ना हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी क्रॉप हमारी डैमेज नहीं हो जाए। तो इससे क्या होता है, और कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप है ना घर पे खेती कर रहे हैं, घर पे मतलब आप थोड़े से पौधे उगा रहे हैं, तो अगर आप प्याज और लहसुन का पौधा उगा दोगे ना तो बहुत सारे पेस्ट से आपके प्लांट्स बच जाते हैं। तो ऐसा ही है ना खेती में भी होता है। आप कभी कभी देखोगे दो क्रॉप्स को ना एक साथ उगाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो है ना पेस्ट कंट्रोल में हेल्प कर रही होती है एक दूसरे के। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से हाइजीन प्रैक्टिसेस को प्ले करना चाहिए। तो यानी कि जब आप अपनी दालों को स्टोर कर रहे हो तो देखना चाहिए कि वो गीली तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना ह्यूमिडिटी रहती है तो बहुत सारी जो फंगाई होती है वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको है ना जितने भी खराब दाने हैं दालों के उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसको आप जितना अच्छे से रिमूव करके सिर्फ अच्छे दानों को स्टोर करोगे तो आपकी बाकी की दाल बचेगी, वरना आपकी बाकी की दालें भी जो है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद होता है सोलराइजेशन। बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका क्या होता है कि आप धूप में है ना सुखाने के लिए रख दीजिए। ठीक है, आप है ना अपने सीड्स को आपने धूप में सुखाया, उनके ऊपर जितने भी प्यूपा एग्स ये सब कुछ रहे होंगे वो क्या करेंगे, मर जाएंगे, धूप में मर जाएंगे। सोलराइजेशन बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, इसलिए आपने देखा होगा गाँव में है ना गेहूं चावल इन सबको है ना वॉश करके धूप में सुखाया जाता है पहले, उसके बाद पीसा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीटोफिलस ओराइजा। तो अगर आप है ना राइस का साइंटिफिक नेम जानते हो तो आपको पता है ना ओराइजा सटाइवा उसका साइंटिफिक नेम होता है राइस का। अगर इसके नाम के पीछे ओराइजा लगा है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि यानी कि किसको इम्पैक्ट करेगा, राइस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसके साइंटिफिक नेम में भी ओराइजा लगा हुआ है, तो इसको मोस्टली हम राइस वीविल कहते हैं। ठीक है, ये पेस्ट किसका प्राइमरी पेस्ट है, राइस का है, यानी कि मोस्टली तो है ना सबसे ज्यादा किसको अटैक करेगा, राइस को अटैक करेगा। लेकिन कभी कभी इसका मन करता है तो ये व्हीट को, कॉर्न को, ज्वार को, बीन्स को, ड्राई फ्रूट्स को, बिस्किट्स को, इन सब को भी कर देता है। लेकिन ये मेन पेस्ट किसका है, राइस का। इसका नाम ही राइस वीविल है। ठीक है, जो इनके अडल्ट होते हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। उसके ऊपर ना इनके ऊपर आपको येलो येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे, बहुत ही हल्के हल्के येलो स्पॉट्स दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे है ना माइन्यूट से गड्ढे से आपको इनकी बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, ये है ना फ्लाई नहीं कर सकते, इसके जो अडल्ट है वो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये चल चल के क्रॉल कर करके है ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, 5 मंथ तक इनकी जिंदगी हो सकती है। इनके जो एग्स है वो भी व्हाइटिश है और ये भी राउंड नहीं है, ओवल है, शेप में कैसे है, ओवल है। ठीक है, फीमेल्स क्या करती है, राइस ग्रेन पे है ना एक हल्का सा डिप्रेशन दे देती है। हल्का सा डिप्रेशन यानी कि उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, वहां पे क्या करेगी, अपने अंडे दे देगी और उसको है ना एक जेलिटिशियस फ्लूइड से है ना कवर कर देती है। यानी कि उसने क्या किया, एक चावल के दाने पे गई, उसमें ना छोटा सा छेद टाइप किया, वहां पे अपने अंडे दे दिया और एक ऐसी शीट से उसने कवर कर दिया, एक जेलिटियस शीट से कवर कर दिया। वो अंडे है ना आराम से बाहर रह पाएंगे, ग्रो करेंगे और आपकी बाकी की जो राइस की क्रॉप है उसको डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारा कैर्नल था उस पर फीड करने लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है ना प्यूपा स्टेज आनी शुरू होती है, एक्स के बाद प्यूपा बनने लग जाएंगे ग्रेन के अंदर, और जो इसका प्यूपा होगा वो लाइट येलो कलर का होगा, बाद में जो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो अडल्ट होता है वो है ना आपके चावल के दाने को काट के बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसने भी आपके पूरे चावल की क्वालिटी खराब कर दी। एक तो वो टूट टूट के छोटा छोटा हो गया, अब उसको कोई खाना इतना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा उसकी जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम यूज करने वाले थे उसको भी ये डैमेज कर चुके होते हैं। अब इन्होंने जो डैमेज किया, तो इसका जो लार्वा स्टेज है और अडल्ट स्टेज है वो दोनों के दोनों ही है ना हमारे राइस ग्रेन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। लार्वा क्या करता है, सीड के अंदर जाता है और वहां पे फीडिंग करता रहता है, उसको अंदर से खाली बनाता रहता है। अंदर से वो क्या होता है, पूरा का पूरा खोखला हो जाता है। हमारा राइस ग्रेन जो है इसने अंदर से पूरा खोखला कर दिया। अडल्ट क्या करते हैं, उसको काट काट के क्या करते हैं, सर्कुलर होल करेंगे और उसके बाद जब वो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ये बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वही सेम तरीका है, आपको बहुत अच्छी हाइजीन देनी है। यानी कि आपको ट्राई करना है, पहले आपको वो सारे के सारे इन्फेस्टेड ग्रेन्स हटा लेने हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कीड़ा लग चुका है। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या, इसको मारने का तरीका क्या होता है, इस पे बाकी के इंसेक्टिसाइड तो थोड़े कम काम करते हैं, लेकिन जो फेनिथ्रोइन है ये इस पे बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको आप स्प्रे कर सकते हो इसके ऊपर। और इसीलिए जब भी आप है ना कोई भी राइस ग्रेन व्हीट कुछ भी घर लेके आ रहे हो ना, आपको उसको बहुत थॉरली वॉश करना चाहिए, तब यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड उनके ऊपर डाले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट जिसका नाम है
ट्राइबोलियम कैस्टिनम, इसका मेजर नेम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रेड फ्लोर बीटल कहते हैं। यानी कि एक तो ये रेड कलर का दिखता है, अगर आप कभी कभी अपने है ना चावल आटे को देखोगे तो उसमें ना आपको छोटे छोटे रेड कलर के बीटल्स चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब तो जो आपका स्टोर्ड वाला आटा होता है ना आपने घर पे, जिसको लाके स्टोर्ड प्रोडक्ट जो आपने कर रखे हैं, फूड ग्रेन्स जो आपने प्रोडक्ट स्टोर कर रखे हैं, उनको अटैक करता है। यानी कि हमारे घर पे जो पैकेज फ्रूट और आता है उसके अंदर ये इन्फेस्टेशंस कर देते हैं। तो इसके जो लार्वल और अडल्ट स्टेज होते हैं वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। इसके जो अडल्ट होते हैं वो रेड ब्राउन कलर के दिखते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो सर्दियां हो रही होती है ना उसमें भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ना अनहीटेड बिल्डिंग जो होती है उसमें ये आराम से 2 साल तक रह सकते हैं। वहां पे जो फीमेल रह रही है उसने अंडे दे दिए, ये अंडे क्या बनेंगे, ये लार्वा बन जाएंगे, ठीक है। ये रेडिश येलो कलर के होंगे, 6 से 7 बार मोल्टिंग होगी इसके अंदर। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एग दिया वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेगा, एक नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, हम बोलेंगे मोल्टिंग, फिर वो दूसरा अपने आप को थोड़ा सा और चेंज करेगा, फिर और चेंज करेगा। तो 6 से 7 बार मोल्टिंग के बाद ये क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा से फिर अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डैमेज कैसे करता है, मॉनसून पीरियड, जो पीरियड अभी चल रहा है ना, बारिश वाला जो पीरियड होता है उसमें ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा जो आटा वगैरह चीजें होती हैं वो थोड़ी गीली टाइप रह जाती है और वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो जो चक्की होती है, आपकी आटे की चक्की होती है, वहां पे ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वहां पे अगर ग्रेन स्टोर्ड है, ठीक है, कभी कभी ये खाली ग्रेन में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो चक्की आटे की चक्की होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। इसका जो अडल्ट और लार्वा है दोनों की दोनों स्टेज ऐसी है, इन्फेक्टिव है, बहुत नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ट्राई करनी है जो हमारा चक्की वाला एरिया है उसको बहुत क्लीन रखना है और उसको बहुत सूखा रखना है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी रहती है। आपको पता है बारिश वाले मौसम में है ना बहुत ज्यादा चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, वैसे ही है ना जो सारे के सारे पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, इन सब की ग्रोथ के लिए भी बहुत बेस्ट टाइम होता है। आप देखोगे फंजाई भी बहुत इजीली ग्रो करते हैं इस टाइम में, स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, पहले ही पानी, वो सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल है जो किसी को भी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस मौसम में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बाहर की चीजें खाते हुए भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो जो इन्फेस्टेड पोर्शन होता है वो फ्लोर का, वो आपको रिमूव कर देना चाहिए। यानी कि आपको जिस आटे में लग रहा है ना कि इसमें ये बीटल्स लग गए हैं, उसको आपको हटा लेना है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, आपको इनको सफाई से हटाते रहना है गोडाउन्स में, स्टोर्स में। अब एक मैंने टेबल बनाया आपको रिवीजन करने के लिए। तो हेलिकोविरा आर्मीगेरा जो होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉटन बॉलवर्म होता है, और ये किस प्लांट को मेनली डैमेज करता है, हमारे कॉटन के प्लांट को मेनली डैमेज करता है। उसके बाद आता है हमारा पायरिलिया पर्सूलिया, ये हमारे किस प्लांट को डैमेज करता है, सबसे ज्यादा ये हमारे शुगर केन को डैमेज करता है। इसकी वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी जो होती है शुगर की वो दोनों खराब हो जाती है, क्योंकि शुगर केन से ही शुगर बनती है। अगर पहले उस पर इतनी सारी फंजाई ग्रो कर गई थी, उस पर पायरिलिया पर्सूलिया ग्रो कर गया था, फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हुआ है, सेल सेप इसने पूरा चूस लिया है, तो क्या होगा, अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा हमारा शुगर केन। उसके बाद आता है पेपिलियो डोमेल्कस, जो हमारे सारे के सारे खट्टे फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको डैमेज करता है। ये उनकी सारी की सारी लीव्स को चबा जाता है, सिर्फ वेन वाले पार्ट को छोड़ देता है, और अंदर का जो ग्रीन टेंडर वाला पार्ट है उसको खा जाता है, जिसकी वजह से प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाता और मर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैलेचोब्रूसस चाइनीसिस, जिसको हम पल्स बीटल कहते हैं। अब इसका नाम ही पल्स बीटल है, तो क्या करेगा, हमारी जितनी भी दालें होते हैं उनके पोड्स को बहुत बुरे तरीके से इन्फेस्ट कर देता है और हमारी दालों को अंदर से पूरा खोखला कर देता है, उनको खा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिटोफिलस ओराइजा, जिसको याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओराइजा सेटवर्म होता है। तो ओराइजा का मतलब है राइस वीविल है ये, और मोस्टली किसको इम्पैक्ट करेगा, हमारी जो राइस की क्रॉप है उसको इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद आता है ट्राइबोलियम रेड फ्लोर बीटल, ठीक है। ये हमारा जो पैकेज फ्लोर है, हमारे घर में जो आटा चक्कियों में स्टोर्ड है, वहां पे जहाँ पे हमारा आटा पीसा जाता है उस वाली जगह को ये बहुत ज्यादा अटैक करता है। मॉनसून टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और ये पूरे के पूरे आटे को, ग्रेन को खराब कर देता है। ये हमारे 6 ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनको हमें याद रखना है। इनको आप नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ये किस तरीके का डैमेज देते हैं ये आपको जरूर मालूम चाहिए, कौन किस प्लांट को, किस टाइप के प्लांट को डैमेज करता है, ये तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं उनमें से सबसे पहला है बॉडी लाउस, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस, ठीक है। इसको है ना कॉमनली हम बॉडी लाउस कहते हैं। ये एक है ना ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है। जब मैंने आपको होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताए थे कि एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं और एंडोपैरासाइट कौन होते हैं। तो एक्टोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है ना बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे रह रहा होता है और हमारा खून चूस रहा होता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि हर जगह पाया जा सकता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। ये है ना
ह्यूमंस में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे जो आर्मपिट्स के हेयर होते हैं वहां पे मिल सकता है, हमारे कपड़ों के अंदर मिल सकता है। उसके अलावा जो इसके अडल्ट होते हैं वो विंगलेस होते हैं, उनमें कोई भी विंग नजर नहीं आएंगे, फ्लैटेंड होते हैं और ग्रेइश वाइट कलर का ये इंसेक्ट होता है। क्या नाम है इसका? बॉडी लाउज है। अब हमारे लिए इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मेडिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है कि ये है ना हमें ऐसी बीमारियां ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ये है ना क्या करते हैं, ह्यूमन का ब्लड सक करते हैं और उनको है ना अनोय, अब कोई आपका खून चूस रहा है तो आपको अनोयंस फील होगी, आपको इचिंग फील होगी, इरिटेशन होगी और कुछ कुछ डिजीज भी आपकी बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो जब ये आपका ब्लड सक कर रहे हैं, कुछ पैथोजेंस को ये आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो बॉडी लाउज की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सबसे पहली बीमारी है एपिडेमिक टाइफस। रिकेट्शिया प्रोवैस्की की वजह से जो होती है, मैंने आपको रिकेट्शिया एंड स्पाइरोकेट्स वाला सब टॉपिक भी करा दिया है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप वाले लेक्चर में, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो ट्रेंच फीवर होता है ये भी रिकेट्शिया की वजह से होता है, तो रिकेट्शिया क्वांटाना नाम की जो स्पीसीज है उसकी वजह से हमें क्या होगा? ट्रेंच फीवर हो जाएगा। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। तो बोरेलिया रुकेंटिसिस की वजह से रिलैप्सिंग फीवर होता है। यानी कि जो बॉडी लाउज है ना, ये इन सारे पैथोजेंस को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करती है, वो वेक्टर का काम करती है। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को अगर आप लेक्चर को देखोगे तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको मालूम रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा लोकल अर्टिकेरिया और इचिंग भी आपको हो सकती है, किसकी वजह से? बॉडी लाउज की वजह से। तो ये इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस है। ये सारी ऐसी बीमारियां है जो हमारी बॉडी में कौन ट्रांसमिट करता है? लाउज ट्रांसमिट करती है, वेक्टर का रोल प्ले करती है वो इन सारी बीमारियों को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अब बॉडी लाउज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सफाई रखना, आपको पता है ना लाइस लाउजेज ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे आती है? गंदगी में आती है। तो अगर हाइजीन रहेगी, बहुत सफाई रहेगी, तो ये लोग पहले ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा है ना आप लाइस किलिंग शैम्पू यूज कर सकते हैं, लाउज किलिंग इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो बेडशीट्स होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनको अगर आप गर्म पानी में धोगे तो जो लाइस लाउस ये सब कुछ है, ये सब कुछ किल हो जाएगा। आपको पता है जो लाइस होती है, लाउज होते हैं, ये सारे के सारे जो फ्लीज, बग्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर कराया था जिसका नाम है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, जहां पे हमें इन सब के बारे में पढ़ना था। आई होप वो लेक्चर आपने देख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। DTSSB ने उसे भी ऐड किया है हमारे सिलेबस में। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल रेट फ्ली, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है जीनोफिसिलिया क्योपिस, ठीक है। इसका जो एंटीना होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्थ्रोपोडा फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ना स्टाउट, पेक्टिनेट और क्लब्ड होता है। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि आराम से सकिंग कर पाए, पायर्सिंग कर पाए। पायर्सिंग का मतलब होता है आपके शरीर की जो स्किन है उसको छेद कर पाए, ठीक है, और अंदर जाके ब्लड को सक कर पाए। इस तरीके से इसके माउथ पार्ट मॉडिफाइड होते हैं। आपको पता है ना, ये वेक्टर का रोल प्ले करने के लिए आपके पास है ना मॉडिफाइड ऑर्गन्स होने चाहिए। उसके अलावा इसकी जो लेग्स है वो इस तरीके से अडेप्टेड है कि आराम से हमारी बॉडी पे चिपक जाता है। चिपके रहेंगे तभी तो काट पाएंगे ना हमें आराम से, तभी तो हमारा खून चूस पाएंगे, ठीक है। इनकी जो हिंड लेग्स होती है वो लॉन्गर होती है और मॉडिफाइड होती है, किस लिए? कि बहुत आराम से जंप कर पाते हैं। अब इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हमें दो बीमारियां देता है, उनमें से एक है प्लाग और दूसरा है म्यूरिन टाइफस, ठीक है। अब इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है, तो फ्ली क्या करती है? प्लाग को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। अब आपको पता है प्लाग हमें है ना एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है यार्सीनिया पेस्टिसिस और पास्टुरुला पेस्टिसिस। ये जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है इनकी वजह से क्या होता है? प्लाग फैलता है, ठीक है। और इनको ट्रांसमिट करने का काम, इनके लिए वेक्टर, इनको हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लीज करती है, ठीक है। ये बीमारी जो है ये आदमियों में भी पाई जाती है और चूहों में भी पाई जाती है। अब आदमी में किस किस तरीके के सिम्टम्स देती है? तो आपको है ना बिबोनिक प्लाग हो सकता है। इसमें क्या होगा? हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, यानी कि हमारे जो लिम्फ नोड्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, हमारे लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो सूज जाते हैं, ठीक है। पर कोई फीवर नहीं होगा। और ऐसा ही सेम किसके अंदर होगा? ऐसे सिम्टम्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे? चूहों के अंदर भी आपको सेम सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसको कौन सा प्लाग कहते हैं? ब्यूबोनिक प्लाग कहते हैं, जो किसकी वजह से फैलता है? यार्सीनिया पेस्टिसिस एंड पास्टुरुला पेस्टिसिस की वजह से। उसके बाद होता है सेप्टिसेमिक प्लाग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सारा का सारा जो इन्फेक्शन है वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर फैल जाता है और इसमें ना आपको फीवर होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, आपकी कमर में दर्द होने लग जाता है, चिलनेस आती है। चिलनेस का मतलब समझते हो जैसे आपको बुखार हो रहा है और एकदम से आपको बहुत ठंड लगने लग जाएगी, ठीक है। आपकी बैक में पेन फील होगा, आपकी आंखों में एकदम ऐसे लगेगा जैसे खून आ रहा है आपकी आंखों में। मतलब खून आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आईज में ना बहुत ज्यादा रेडनेस दिखाई देगी, ठीक है। आपकी जो पल्स रेट होगी वो बढ़ जाएगी, आपको बहुत तेज फीवर होगा, ठीक है। इन सारे के सारे, अगर ये बीमारी है ना बहुत ज्यादा देर तक चलती है तो आपका जो स्प्लीन होता है,
ठीक है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम स्प्लीन होता है, ठीक है। वो क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो है ना और भी ज्यादा डार्क रेड कलर का हो जाता है। हमारा लिवर जो होता है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और इसमें ना आप कोमा में भी पहुंच सकते हो, आपकी जान भी जा सकती है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है अगर कंटिन्यूअस आपकी ये बीमारी चलती रही और इलाज नहीं मिल पाया आपको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेप्टिसिमिक प्लाग। थर्ड है न्यूमोनिक प्लाग। तो इसमें क्या होता है, बेसिलस जो बैक्टीरिया है वो हमारी लंग्स में मल्टीप्लाई करता रहता है और न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स देने लग जाता है, ठीक है। हमारे लंग्स में है ना येलोइश फ्लूइड भर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, कफिंग करता है वो बहुत ज्यादा, उसको हैवी ब्रीदिंग होने लग जाती है, ठीक है। इसमें है ना मैन टू मैन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, आपको पता है ना जितनी भी ऐसी बीमारियां होती है उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जो मैन टू मैन इजीली स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान खांस रहा है, उसको न्यूमोनिक प्लाग है, तो वो है ना उसके एयर ड्रॉपलेट्स अगर आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको भी न्यूमोनिक प्लाग हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस टाइप का प्लाग है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैल रहा है, तो बहुत आसानी से कोई भी छींका उसको ये प्लाग है, तो बहुत सारे लोग जो उस एरिया में थे जिनको भी वो ड्रॉपलेट टच करेगा उनको हो जाएगा, फिर उनके थ्रू बाकी लोगों को हो जाएगा। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां पे क्या होता है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है। आपको पता है ना, पहले अगर आप कभी अपने एल्डर से बात करोगे ना तो वो कहेंगे अरे वो एक बीमारी आई थी, प्लेग फैल गया था। तो प्लेग फैलने का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी पहले इसमें, ठीक है। चूहों से होने वाली बीमारी है, क्यों, क्योंकि चूहों के अंदर वो फ्लीज होती हैं जो इसको ट्रांसमिट करती है। ह्यूमन के अंदर ये बीमारी ट्रांसमिट होती है चूहों के थ्रू, ठीक है, वो फ्लीज क्योंकि चूहों पे रह रही होती है। उसके बाद आता है म्यूराइन टाइफस। तो ये एक और डिजीज है जो जीनोफिलिया चिपोइसिस के नाम की वजह से फैलती है, यानी कि किसकी वजह से फैल रही है, ट्रॉपिकल रेड फ्ली की वजह से फैल रही है। इसमें क्या होता है, टाइफॉइड जैसा फीवर, ये टाइफॉइड फीवर नहीं, क्योंकि टाइफॉइड फीवर होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, लेकिन म्यूराइन टाइफस आपको किसकी वजह से होता है, रिकेट्शिया की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें है ना रिकेट्शिया मुसोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपको म्यूराइन टाइफस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्ली का गट एरिया होता है, यानी कि उसका जो गट है उसमें है ना ये मल्टीप्लाई होता रहता है, और जब वो फीकल मटेरियल को एक्सक्रीट करता है अपनी बॉडी से, वो फ्ली बाहर निकालती है फीकल मटेरियल को, उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और गलती से अगर वो आपकी बॉडी के टच पे आया, वो फीकस मैटर अगर आपकी बॉडी के टच में आया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हवा में उसका बैक्टीरिया फैल रहा है और वो आपने इनहेल कर लिया तो भी आपको म्यूराइन टाइफस हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि म्यूराइन टाइफस होता है रिकेट्शिया बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन इसका जो वेक्टर है जो हमें ये बीमारी पहुंचाने का काम करता है वो होती है रेड फ्ली, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है जीनोफाइसिलिया जियोपिस। उसके बाद होता है अब आप फ्लीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे। तो फ्लीज को कंट्रोल करने के लिए होता है सबसे पहले आपको चूहों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप चूहों को कंट्रोल करोगे, उन्हीं के थ्रू ये हमारे घरों में पहुंच रहे हैं ना, तो आपको है ना जाल लगा सकते हो, आप बेट कर सकते हो, फ्यूमिगेशन कर सकते हो, ऐसी दवाइयां लगा सकते हो जिनसे चूहा मर जाए, ठीक है। उसके अलावा चूहों को मारने के बाद आप क्या कर सकते हो, ऐसे वैसे रेड बुरोज को बंद कर सकते हो जहां से चूहे आपके घर में एंटर करते हैं। ऐसे प्लेसेस को बंद रखना है आपको जहां से चूहे आपके घर में एंटर कर सकते हैं। हर 2-3 महीने में आपको फ्यूमिगेशन करते रहना है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना घर इस तरीके से बनाना है, ऐसे डिजाइन करना है कि वहां पे है ना चूहे एंटर नहीं कर पाए। जैसे हमारी घर की जो नालियां होती है उनके थ्रू वो हमारे घर में एंटर कर रहे होते हैं, तो अगर वहां पे एक जाली आप लगा के रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सफाई रखनी है। जिस प्लेस पे बहुत दिन तक सफाई नहीं होती ना, वहां पे चूहे आराम से अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो आप, ठीक है, जिससे फ्लीज जो है वो मर पाए। अबंडेंट कॉर्नर जो होते हैं, यानी कि आपको अपने घर में है ना बहुत ज्यादा सफाई मेंटेन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही तरीका होता है, ठीक है। उसके अलावा अब हमें पढ़ने हैं मॉस्किटो जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के है। तो 3 मॉस्किटो है हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो एंड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को। तो इसमें जो अडल्ट होते हैं वो डल व्हाइटिश कलर के आपको दिखते हैं, और उनके जो विंग्स होते हैं उन पे है ना आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, वेन्स दिखाई देंगी, ठीक है। जब ये उड़ते हैं ना तो कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। जैसे मच्छर जब उड़ रहा होता है तो उसकी कोई साउंड वो बना रहा होता है ना, ये कोई साउंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये इनके जो एब्डोमेन होता है उस पे ना आपको स्केल्स भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। थॉरेक्स पे है ना कोई मार्किंग नहीं होती इनके, ये इनको पहचानने के तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके मैक्सिलरी पैल्स जो होते हैं तो वो बोथ सेक्सेस में इक्वल नंबर में होते हैं, पर मेल में सारे के सारे टिप पे क्लब्ड रहते हैं, ठीक है। ये इनको आइडेंटिफिकेशन आपको बताया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि आप कितने पॉइंट्स याद रख लोगे। मोस्टली यहाँ से कौन से डिजीज के वेक्टर है ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए मैंने डिजीज वाला जो एक
आपको लेक्चर कराया वो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और सिर्फ दिन के टाइम पे काटते हैं, ठीक है। ये रात को नहीं काटेंगे, आपको दिन में ही ये मच्छर काटता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे काटता है, ठीक है। उसके बाद है ना एडीज की जो 2 स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा वायरस को हमारी बॉडी में कैरी कर रही होती है, ठीक है। तो एडीज इजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडीज एल्पोपिक्टिस, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे मार्किंग्स देखोगे ना वो इस तरीके की होती है जैसे टाइगर के ऊपर मार्किंग होती है, इसलिए इसका नाम टाइगर मॉस्किटो भी है। उसके बाद आता है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो ये भी है ना डल व्हाइटिश कलर का मॉस्किटो है, इसके ऊपर भी विंग्स के ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं होता है, ठीक है। और इसके थोरेक्स पे आपको कोई मार्किंग नजर नहीं आएगी। इसकी है ना अराउंड 240 स्पीसीज देखने को मिलती है, जिनमें से 4 से 5 ऐसी स्पीसीज है जो वेक्टर का रोल प्ले करते हैं। वेक्टर हम उनको बोलते हैं जो पैथोजेंस को है ना होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ना जो गंदी जगह होती है, स्टैग्नेंट पानी होता है, उसके अंदर ये लोग ब्रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। गंदा पानी जो होता है उसमें ये ब्रीडिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पॉल्यूटेड वाटर को ये ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यूलिक्स को है ना हम कॉमन हाउस मॉस्किटो भी कहते हैं, यानी कि हमारे घर में जो नॉर्मली मच्छर देखने को मिलता है वो कौन सा स्पीसीज होता है, क्यूलिक्स होता है। उसके बाद है ना कौन कौन सी बीमारियों के कैरियर है। तो अगर आप फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को देखोगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर है ना एक प्रोटोजोअन को छोड़ती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करता है। उसके अलावा अगर आप एडीज मॉस्किटो को देखोगे तो वो क्या करता है, एडीज इजिप्टी नाम की जो स्पीसीज होती है वो हमारे अंदर डेंगू वायरस को छोड़ती है। चिकनगुनिया भी हमें इसी मच्छर की वजह से होता है, वेस्ट नाइल फीवर भी इसी की वजह से होता है, येलो फीवर और जीका वायरस, इन सब का कैरियर कौन है, एडीज मॉस्किटो है। क्यूलिक्स मॉस्किटो क्या करता है, फिलियारिसिस नाम की जो डिजीज होती है जो व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से होती है उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, क्यूलिक्स मॉस्किटो करता है। और जैपनीज इंसेफेलिटिस नाम की जो बीमारी होती है वो भी क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से फैलती है। उसके बाद है ना मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको ना मॉस्किटो नेट्स यूज करने हैं, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करना है, कहीं पे भी गंदा पानी जमा नहीं होने देना है, साफ पानी जमा नहीं होने देना है, क्योंकि कुछ मच्छर होते हैं जो साफ पानी में पैदा होते हैं। कूलर्स के अंदर है ना आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना चाहिए ताकि उस पर एक लेयर बन जाती है और मच्छर वहाँ पे ब्रीड नहीं करता है। डोर्स एंड विंडो को आपको क्लोज रखना है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।